हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 आज हम लोग शुरू करेंगे। तो पार्ट 1 का नाम है हमारे चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन से सेक्टर है, किस किस तरीके से हमारे इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्वाटरनरी एंड कॉर्नरी सेक्टर्स। तो इतने सारे जो सेक्टर्स है ना, ये 5 सेक्टर्स, इन सब का क्या क्या रोल होता है, डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स, और इन सारे सेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या फर्क होता है इन सारे सेक्टर्स में। तो जो सिलेबस शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एक बेसिक क्लियर कर दूं आपके कि ये सारे सेक्टर जो होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के बेसिक सेक्टर्स होते हैं, और ये क्वाटरनरी और कॉर्नरी सेक्टर जो है ना, ये टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर है। अब एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका खेत है। खेत में आपने यहाँ पे गन्ना उगा रखा है, और यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रक है ना। ये ट्रक क्या करता है ना कि आपके जो गन्ना है ना, आपके गन्ने को एक फैक्ट्री में ले जाके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपको देता है ये ट्रक। तो ये गन्ना क्या होगा ना, ये गन्ना होता है, खेती में उगता है, ये होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। फिर ये आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या सेकेंडरी सेक्टर होता है, ये जो आप बोल सकते कारखाना होता है ना यहाँ पे, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करा के वहां से फाइनल गुड्स को बनाते हैं। लेकिन ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक क्या करता है, ये कोई काम नहीं करता है आपको, मतलब कोई चीज नहीं देता है, लेकिन आपको सर्विस देता है। आपके गन्ने को यहाँ से खेती से लेके कारखाने तक पहुंचाने का काम करता है ये ट्रक। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये तीनों सेक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हर एक इकोनॉमी में हर एक सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये होता है एक बेसिक सा। यहाँ पे मैंने आपको बस इसका एक बेसिक आइडिया दे दिया कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, बोल रखा है। तो सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स, एटसेट्रा। कह रहे हैं कि ये जो सेक्टर होता है ना, प्राइमरी सेक्टर, इसमें हम लोग वो काम करते हैं जहाँ पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जो ऐसी चीजें जो हमें डायरेक्टली प्रकृति देती है, हम नहीं बनाते हैं खुद से उसे, हम हमें नेचर हमें बना के देती है, उस उन सारी चीजों का हम यूज करते हैं रिसोर्सेज का। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया है ना, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जंगल में जो भी चीजें हमें मिलती है वो हो गया। फिर हो गया फिशिंग हो गया, फ्यूल्स हो गया, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये सारी चीजें क्या होती है, हम खुद से नहीं उगाते हैं ना, हम खुदाई करके या जंगल में जाके ये सारी चीजों को हम लेके आते हैं, फिर उनका यूज करके हम कोई ऐसी चीज बनाती है जो हमें हमारे काम में आ जाए। आगे बोल रहे हैं, एन अग्रेरियन इकोनॉमी एग्जिस्ट व्हेन द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स एटलीस्ट 50% ऑफ अ कंट्रीज नेशनल रेवेन्यू एंड लाइवलीहुड। अब यहाँ पे इन्होंने एग्रेरियन इकोनॉमी की डेफिनेशन दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बोल रहे हैं कि ऐसी इकोनॉमी, ऐसी कंट्री जहाँ का नेशनल रेवेन्यू मतलब नेशनल इनकम, और जहाँ की लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जहाँ के लोगों का पेट भरने का जो काम होता है ना, उनके वहाँ के लोगों को नौकरियां आधे से भी ज्यादा, एटलीस्ट 50% कौन देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। मतलब ऐसा देश जहाँ के लोग जहाँ के लोगों की नौकरियां या जहाँ के लोगों का पेट भरने का आधे से ज्यादा लोगों का पेट कौन से सेक्टर में काम करने से भरता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। और जहाँ का जो इनकम होता है, नेशनल इनकम, वो आधे से ज्यादा कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। ऐसी इकोनॉमी को हम बोलेंगे अग्रेरियन इकोनॉमी। ये लाइन याद रखिए, एटलीस्ट 50%। एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, एटमोस्ट देंगे तो हम लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है एटलीस्ट 50 मतलब कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। आगे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर कंस्टिट्यूट्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। अब ये सारे क्या है ना, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, खेती बाड़ी करना, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल रिलेटेड जो भी उनके काम होंगे, फिशिंग मतलब जैसे मच्छीमारी होती है, या पानी से रिलेटेड जो भी उनके काम होंगे वो आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर दे रखा है यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स इट includes all economic activities that involve the processing of raw materials
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका सिंपल सा ये डिफिनेशन यहाँ पे कि सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या होता है, जितना भी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसका यूज करके, उसका उपयोग करके हम किसी फैक्ट्री में ले जाके उस पर प्रोसेस कराते हैं, उस पर वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ एडिशन कराते हैं, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम मार्केट में बेचते हैं। तो ये सारी प्रोसेस किस सेक्टर में होती है, रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करके फिर उससे अच्छा अच्छा खासा गुड्स बनाना है, फाइनल गुड बनाना, ये होता है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ इट्स सबसेक्टर्स हैज प्रूवन टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग ये एक सेकेंडरी सेक्टर का सब सेक्टर होता है। ये क्या करता है ना, जितने भी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज है ना हमारे, उसमें सबसे ज्यादा नौकरियां कौन सा सेक्टर देता है, वहाँ के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है। अब मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी ऑलमोस्ट सेम ही होता है फ्रेंड्स। बस मैन्युफैक्चरिंग आपका ऐसा समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं ना, कि मान लीजिए जैसे लेबर्स होते हैं, या मतलब लेबर्स या टूल्स मशीन्स केमिकल का उपयोग करके क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने गन्ने से शुगर बनाया था ना, कॉटन से कपड़ा बनाते हैं, ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर में होती है। अब यहाँ पे उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब होता है डेवलप डेवलपिंग, सबको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा होता है, हर एक आदमी का इनकम ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, गरीबी कम होती है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जिस देश में होती है ना, वो होता है डेवलप्ड देश। एक होता है डेवलपिंग, डेवलपिंग जैसे कि हमारा इंडिया, फैसिलिटीज़ ये भी है लेकिन 100% प्रेजेंट नहीं है, कुछ कुछ सिटीज़ में कुछ कुछ में नहीं है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की डेफिनेशन दे रखी है। एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज वन इन विच द सेकेंडरी सेक्टर जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ अ कंट्रीज नेशनल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बोल रहे हैं किसी भी देश में अगर कंट्री की जीडीपी, जीडीपी मतलब इनकम ही होता है, नेशनल इनकम, किसी भी देश की जीडीपी या वहाँ के लोगों की नौकरियां आधे से भी ज्यादा अगर सेकेंडरी सेक्टर देता है ना, तो उस देश को हम क्या बोलते हैं, उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का अगर इनकम और एम्प्लॉयमेंट आधे से भी ज्यादा अगर सेकेंडरी सेक्टर से आता है तो उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। चलिए फ्रेंड्स आगे, थर्ड सेक्टर है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब सिंपल सा मतलब होता है सर्विस सेक्टर, सॉरी, टर्शरी सेक्टर मतलब होता है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर मतलब अच्छा खासा हम लोग उससे वाकिफ है, हम लोग खुद सर्विस सेक्टर में काम करते हैं ना। सर्विस सेक्टर मतलब होता है, ये होता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। तो इस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में वो सारे काम आते हैं जिसमें हम लोगों को सर्विस देते हैं। सर्विस मतलब कोई चीज नहीं होती है, हम लोग काम सामने वाले का काम करा के देते हैं जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्विस। तो सर्विस सेक्टर की यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, सर्विस बेस्ड, मैंने ऊपर देखा ना हमने एग्जांपल में, कैसे गन्ने को ट्रक में भरा के हम लोग ने अपनी फैक्ट्री तक लेके गए, तो ये ट्रक क्या है, ये ट्रक एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है, सब सेक्टर होता है। तो आगे है, अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट व्हेन दिस सेक्टर जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम एंड लाइवलीहुड। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ का नेशनल इनकम और जहाँ के लोगों का नौकरियां आधे से भी ज्यादा कौन सा सेक्टर देता है, सर्विस सेक्टर देता है, उसे हम बोलते हैं सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। जैसे हमारा इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है, सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का है। हमने देखा ना, चैप्टर नंबर 1 में देखा था। सबसे पहले आता है सर्विस सेक्टर, फिर आता है आपका, सबसे पहले सर्विस, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये जो लाइन है ना, सिंपल सा है ये, इट जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम एंड लाइवलीहुड। आप लोग जब भी एग्जाम में जाएंगे ना, तो ये एटलीस्ट शब्द ना, एटलीस्ट शब्द या फिर आप बोलिए एंड, फिर एग्जाम में आपको दे देंगे कि एटमोस्ट, हाँ, आपको बोलेंगे एटमोस्ट 50% होता है, या फिर चार ऑप्शन देंगे एटमोस्ट, और आगे बोल देंगे और है, इनकम और लाइवलीहुड है, फिर बोलेंगे एटमोस्ट है दूसरा ऑप्शन में, फिर बोलेंगे इनकम एंड लाइवलीहुड है,
तीसरे में बोलेंगे एट लीस्ट हाफ है और इनकम और लाइवलीहुड है, तो आप लोगों को ना कंफ्यूज कर देंगे। देखिए कितना सिंपल लाइन है ना, लेकिन एग्जाम में अगर यहीं पे कुछ गलत डाल देंगे ना, एक अलग सा वर्ड डाल देंगे ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लाइन में जो वर्ड होते हैं ना, आप उस पे भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। तो चलिए आगे आगे का लाइन पढ़ते हैं। Along with these three main sectors, quaternary and quaternary sectors have been introduced in a broader sense. They are tertiary sectors, subsectors. में हमने ऊपर देखा कि टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर है ये कौन कौन से, क्वाटरनरी सेक्टर, सॉरी क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। तो चलिए देखते हैं इनका डेफिनेशन क्या होता है। तो क्वाटरनरी सेक्टर मतलब क्या होता है ना, क्वाटरनरी सेक्टर को हम बोलते हैं कि नॉलेज सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर मतलब होता है नॉलेज सेक्टर। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सेक्टर में कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, सच एज टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसे काम जहाँ पे आपको नॉलेज होना जरूरी होता है, जहाँ पे आपके पास किसी विशिष्ट क्षेत्र की नॉलेज होती है, तो उस क्षेत्र को या उस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। दिस सेक्टर इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एसेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमीज ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारी इकोनॉमी की जो ह्यूमन रिसोर्स होती है ना, जो हम लोगों की जो वैल्यूएबल अपना कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, उसको मापने के लिए, उसको एसेस करने के लिए जो पावर है ना, जो पावर चाहिए वो होता है इस सेक्टर। मतलब ह्यूमन रिसोर्स का जो पावर होता है वो हम किससे मापते हैं, वो हम मापते हैं इस सेक्टर से, क्वाटरनरी सेक्टर से। ह्यूमन रिसोर्स सबको पता है, हमारे अलग डिपार्टमेंट होता है ना, एचआर डिपार्टमेंट। The intellectual aspect of the economy is represented by the quaternary sector। तो बोल रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है ना, अपने दिमाग से रिलेटेड है ना, हमारे बुद्धि से रिलेटेड जो भी पहलू होते हैं यहाँ पे, वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा सेक्टर दर्शाता है, क्वाटरनरी सेक्टर दर्शाता है कि हमारे बुद्धिमत्ता से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, वो इस सेक्टर से हमें पता चलता है। This group includes employees in office buildings, elementary schools and university classrooms, hospitals and physicians' offices, theaters, accountancy and brokerage businesses and so on। तो देखिए ये लाइन, ये जितने भी मैंने सेक्टर यहाँ पे क्या एक्टिविटीज या काम जो भी हमने अभी पढ़े ना, वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि ये ठीक है, इंक्लूड्स, इट ग्रुप इंक्लूड्स द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफिस के एम्प्लॉइज पढ़े लिखे होते हैं। फिर एलिमेंट्री स्कूल्स, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। यूनिवर्सिटी क्लासरूम, पढ़ाई होती है। हॉस्पिटल्स, डिग्री चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। फिजिशियंस ऑफिसेस, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी डिग्री चाहिए। थिएटर्स, अकाउंटेंसी, ब्रोकरेज बिजनेसेस। तो ये सारे काम करने के लिए आपके पास अच्छा खासा किसी सेक्टर का नॉलेज होना जरूरी होता है। तो क्वाटरनरी सेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे आगे का सेक्टर है हमारा कोनरी सेक्टर। तो कोनरी सेक्टर का मतलब होता है इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन विच की चॉइसेस आर मेड। तो ऐसे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, की चॉइसेस बनानी पड़ती है, निर्णय लेने पड़ते हैं। इट इंक्लूड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर। तो इस सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, ऐसे लोग जो किसी बड़ी पद पे होते हैं ना, जिनके डिसीजन से, जिनके निर्णय से काफी अच्छा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, चाहे पॉजिटिव बोलिए चाहे निगेटिव बोलिए, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है। The number of people participating in this sector is quite small, yet they are regarded as the brain behind an economic socio-economic performance। तो इस सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं जो नंबर में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव, उनके निर्णय का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं द ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए या निगेटिव चेंजेस लाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। This group includes occupations such as senior company executives, government officials, research scientists, financial and legal advisors and other। तो इस सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, इस सेक्टर में आते हैं जो भी सीनियर हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, सीईओ होते हैं, एमडीज होते हैं। तो वो होते हैं जैसे कि हमारे मैनेजमेंट ना, एमडी सीईओ हमारे जो बैंक के होते हैं, वो क्या है, वो टॉप लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे है, काम नहीं करते बैंक का, मतलब ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते, लेकिन उनके डिसीजन से क्या होता है ना, बहुत प्रभावित होते हैं हम लोग, है ना। वो सारे चेंजेस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तब जाके बैंक क्या होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट में आ जाती है। तो वो हो गया, सीईओज हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए हमारे, जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, है ना, ये सारे हो गए। रिसर्च साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो नए नए
चीज़ों पे रिसर्च कराते हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स और बहुत सारे जो मतलब ऐसे लोग जिनके डिसीजन से इकोनॉमी में काफ़ी सारा बदलाव देखने को हमें मिलता है, उन वो आते हैं इस सेक्टर में, कॉर्नरी सेक्टर में। आगे इन्होंने एक डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन दी सेक्टर्स। तो यहाँ पे अलग-अलग जो सेक्टर्स है हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स में क्या-क्या डिफरेंस है यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। तो बोल रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है ना हमारा, प्राइमरी सेक्टर, द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन-कौन सी चीजें आती है? खेती-बाड़ी करना, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल रिलेटेड काम करना, माइनिंग करना, खुदाई करना, ये सारी चीजें जो प्रकृति से रिलेटेड होती है ना, डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम इस प्राइमरी सेक्टर में कराते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट्स, मेजर एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल इंक्लूडेड। तो आप देख पढ़ते ही आपको एक सेंस होता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है ना? ये यूनिट्स, मेजर एंटरप्राइजेस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? फैक्ट्री से रिलेटेड है। फिर टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन, मतलब सर्विस रिलेटेड, है ना? यहाँ पे गुड्स प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, आप कस्टमर को सर्विस देते हो, ये आता है सर्विस सेक्टर में। फिर दूसरा डिफरेंस इन लोगों ने बता रखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है ना, इट नोन एज द एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड सर्विसेज। तो इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं या फिर एसोसिएटेड सर्विसेज भी बोलते हैं ना, अलाइड एक्टिविटीज। द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑफन नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और सर्विस सेक्टर को तो सर्विस सेक्टर ही बोलते हैं। आगे थर्ड नंबर का डिफरेंस इन लोगों ने दे रखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या करते हैं? प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है ना, सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इट ट्रांसफॉर्म्स वन गुड इनटू अनदर बाय वैल्यू एडिशन टू इट। हमने देखा ना कैसे शुगर गन्ने को फैक्ट्री में ले जाके वहां पे उसका वैल्यू एडिशन करा के फिर वो उससे शुगर बनाई सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में कि किसी चीज को वैल्यू एडिशन करा के उस पे प्रोसेस करा के फाइनल गुड्स बनाना। फिर आता है सर्विस सेक्टर, इट ऑफर्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। जैसे हमने देखा कि कैसे ट्रक से हमने गन्ने को लेके फैक्ट्री तक पहुंचाया, तो ये ट्रक यहाँ पे क्या है, इसने वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड की प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। फोर्थ आता है हमारा अनऑर्गेनाइज, चौथे नंबर का डिफरेंस है अनऑर्गेनाइज्ड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयज ओल्ड मेथड्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इतना ठीक ठाक नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। बहुत सारी बार क्या होता है ना कि जो काम करने के तरीके होते हैं वो पुराने होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉयज मोर इफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड। ये काफी हद तक थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है अगर हम प्राइमरी सेक्टर से कंपेयर करें तो। और जो प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन में, तुलना में थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर क्या होता है ना, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, एसओपी होती है, एसओपी फॉलो करनी पड़ती है, या रूटीन होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज एडवांस लॉजिस्टिक्स टेक्निक्स टू कैरी आउट इट्स टास्क। ऑर्गेनाइज्ड एक सिंपल से बता दूँ, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है कि आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम पेंशन नहीं होती है, कोई आपका रूटीन फिक्स नहीं होता है। और ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है ना, आपको अच्छी खासी लाइफस्टाइल आपकी बनी हुई रहती है, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, आपको पेंशन मिलती है, एन्युटीज मिलती है। तो ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है। ये अलग चैप्टर, अलग एक टॉपिक है इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको अच्छी खासी टेक्निक्स आप यूज करते हो ताकि आपका काम जो है अच्छा खासा कंप्लीट हो सके। पांचवें नंबर का डिफरेंस यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है कि इन मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज सच एज इंडिया, दिस सेक्टर एम्प्लॉयज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जितने भी डेवलपिंग देश है हमारे, जैसे कि हमारा इंडिया है, उसमें क्या होता है ना, आधे से बहुत सारे लोगों को काम कौन सा सेक्टर देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। सिंस दिस सेक्टर, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सिंस दिस सेक्टर रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टैलेंट, द एम्प्लॉयमेंट रेट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी इस सेक्टर में काम करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है ना, एक अच्छा खासा कोई किसी भी विशिष्ट क्षेत्र का आपको नॉलेज लेना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सेकंड,
क्या होता है ना कि ये जिसकी वजह से ये जो इनका बैलेंस है ना, ये इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है ना, बैलेंस होता है। मतलब नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ जॉब, ये क्या होता है ना, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ये सब। अब तीसरे नंबर पे आता है कि हमारा सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, दिस सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट शेयर हैज राइजन ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर। जबकि हमारी इकोनॉमी क्या है, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है कि ये शेयर क्या है इसका, एम्प्लॉयमेंट में लोगों को सबसे ज्यादा नौकरियां कौन से सेक्टर से आती है, इस सेक्टर से, है ना, सर्विस सेक्टर से आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। शॉर्ट में एक बार हम लोग से रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट शुरू में हमने देखा थी कि हमारी इंडियन इकोनॉमिक में ये जो सेक्टर्स होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, तो इसका कौन कौन सा रोल होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती है, ऐसी चीजें आती है, ऐसे काम आते हैं जो डायरेक्टली आपके नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग हो गया। अब अग्रेरियन इकोनॉमी की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ये 2 लाइन्स आपको याद रखनी है, एटलीस्ट 50% और एंड, है ना, कंफ्यूज करा सकते हैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो में। तो प्राइमरी सेक्टर के भाई कौन-कौन से, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन-कौन सी चीज़ें आती है, ऐसी चीज़ें जो क्या करती है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके उस पे प्रोसेस करा के फाइनल गुड्स बनाना आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की इकोनॉमी की इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमी की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि किसी भी देश की जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट अगर आधे से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर करा के देता है तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। फिर टर्सरी सेक्टर मतलब कि सर्विस सेक्टर होता है। आप लोग सर्विस देते हो, हम जैसे कि हम लोग टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं ना। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि किसी भी देश का अगर इनकम या वहाँ की नौकरियां आधे से भी ज्यादा कौन सा सेक्टर देता है, सर्विस सेक्टर देता है, तो उसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सॉरी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, जैसे हमारा इंडिया है। फिर आता है क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर में ये इसे हम नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें काम करने के लिए आपके पास किसी भी क्षेत्र की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं कि कॉर्नरी सेक्टर। कॉर्नरी सेक्टर मतलब इस सेक्टर में काम करने वाले लोग जो है नंबर में बहुत कम होते हैं, मान लीजिए 1 से 2% ही होंगे, लेकिन इनके डिसीजन से क्या होता है ना, हमारी इकोनॉमी पे अच्छा खासा इसका प्रभाव पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में ये लोग काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। फिर यहाँ पे इन लोगों ने डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है अलग अलग सेक्टर्स का, कि कैसे कैसे, एक सेकंड फ्रेंड्स, कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जांपल देखे, कौन कौन से काम होते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। फिर सर्विसेज सेक्टर के काम दे रखे हैं। फिर उन्होंने बोल रखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। फिर इन्होंने बोल रखा है कि क्या क्या काम करते हैं ना। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, हमें रॉ मटेरियल देता है ताकि हम उससे गुड्स बनवा सके। फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल पे कुछ वैल्यू एडिशन करा के, प्रोसेस करा के उसके फाइनल गुड्स बनाता है। और सर्विस सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड होता है। सेकेंडरी सेक्टर अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर की तुलना में थोड़ा बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्शन मेथड भी इसके अच्छे होते हैं। और सर्विसेज सेक्टर ये तो बेस्ट होता है। यहाँ पे एसओपी के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते ना, एसओपी तो फॉलो करनी पड़ती है। फिर बोल रखा है कि यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन दे रखा है कि कौन कौन सी इकोनॉमी होती है ना, डेवलपिंग इकोनॉमी ही जैसे हमारी इंडिया है, वहाँ पे सबसे ज्यादा नौकरियां लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि दिस सेक्टर रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके लिए आपको किसी भी विशिष्ट क्षेत्र की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयमेंट शेयर, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लगता होगा मैंने अभी यहाँ पे बोला कि सबसे ज्यादा नौकरियां हमें एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, और फिर भी हमारी इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन है। ऐसा क्यों होता है ना फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि सर्विस सेक्टर का हमारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ज्यादा है। यहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन में कम है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में आता है। सबसे ज्यादा आउटपुट हमारा सर्विस सेक्टर से आता है, इसलिए हमारी इकोनॉमी सर्विस रिलेटेड इकोनॉमी, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। लेकिन नौकरियां, मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 लोग, 1-1 लाख सैलरी कमा रही है, 5 5 लाख हो गई ना, तो यहाँ पे यही 5 लाख कमाने के लिए 20 लोगों को काम कराना पड़ता है। मतलब देखिए, ज्यादा नौकरियां कौन देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, लेकिन अच्छी खासी नौकरी कौन देता है ना, सर्विस सेक्टर देता है। ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि मैंने पहले भी बोल रखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोगों को काम मिलता है, फिर सर्विस ड्रिवन क्यों होता है, तो ये रीजन इसका, इसके पीछे ये रीजन है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये सेकंड पार्ट 1 यहाँ पे हमारा खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।
थैंक यू।